नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 का बुक जो है केवीएस मैदान की बुक को पढ़ने जा रहे हैं और ये एक ऑडियो बुक रहेगा। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 1, शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का लेसन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये यूनिट 1 है दोस्तों। ठीक है, टोटल 10 यूनिट्स हैं यूजीसी नेट पेपर 1 में। तो इसका पहला यूनिट जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और शेयर करना आप लोग मत भूलिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि मैं वीडियो में स्लो बोल रहा हूं तो प्लीज़ वो यूट्यूब के सेटिंग में जाके प्लेबैक स्पीड बटन को 1.5x कर लीजिएगा। ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि ये एक ऑडियो बुक रहेगा। तो बुक में जैसे दिया गया है शब्द, उसी शब्द का मैं इस्तेमाल करूँगा और ऑडियो बुक के रूप में इसे कंप्लीट करूँगा। तो चलिए हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। हम लोगों का पहला पॉइंट है इसमें शिक्षण अभिक्षमता। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है आइए देख लेते हैं दोस्तों। शिक्षण अभिक्षमता एक राष्ट्र की प्रगति और समृद्धि मानव संसाधनों के विकास पर निर्भर करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सक्षम शिक्षकों की सदैव आवश्यकता रहती है। राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उन अभ्यर्थियों के मूल्यांकन के लिए है जो अपने ज्ञान और कौशल के आधार पर उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्यापन, वृत्ति या अनुसंधान में प्रवेश पाना चाहते हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों, किसी उच्च शिक्षण संस्था में सफल शिक्षक बनने हेतु योग्यता, बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि वांछित गुण होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए पहले अध्याय शिक्षण अभिक्षमता यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के पाठ्यक्रम में शिक्षण अवधारणाओं, शिक्षण उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, केवीएस मैदान का बुक है दोस्तों ये। ठीक, चलिए शिक्षण और शिक्षा यानी शिक्षा और शिक्षण कुछ भी बोलिए एक ही बात है। एजुकेशन एंड टीचिंग। शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना। हमें पहले यह जान लेना कि शिक्षा क्या है। इस शब्द की उत्पत्ति शिक्ष से हुई है जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य के ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना है। शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, शिक्षा प्रदान करने वाले को शिक्षक, अध्यापक या अध्येता। अध्येता एक नया वर्ड है दोस्तों, याद रखिएगा, अध्यापक को ही अध्येता भी कहा जाता है। आगे है शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। आगे शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों में समझा जा सकता है। एक है दोस्तों व्यापक एवं संकुचित, ये दो परिप्रेक्ष्य हैं। शिक्षा के व्यापक अर्थ के अनुसार यह सारा संसार हमारा शिक्षा क्षेत्र है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास है। सभी व्यक्ति, बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष विद्यार्थी हैं। हम जीवन प्रयत्न कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, अतः व्यक्ति का पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। साथ ही प्रत्येक
व्यक्ति जहाँ स्वयं दूसरों से कुछ सीखता है, वह दूसरों को भी कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं, याद रहिएगा। आगे है दोस्तों, शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थाओं में ही दी जाती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि है। शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना है, जिसका मूल्यांकन होता है और तत्पश्चात मानक उपाधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्षा, कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर विद इन में शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना आगे दोस्तों, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल देता है। शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार का हो सकता है। अनौपचारिक शिक्षा मुख्यतः परिवार और समुदाय द्वारा जीवन के आरंभिक वर्षों में प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ औपचारिक शिक्षण में शिक्षण संस्थान एवं शिक्षक की भूमिका अहम होती है। इसमें शिक्षार्थी को कुछ शुल्क भी देना पड़ सकता है। वर्तमान में पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तनों के कारण शिक्षा औपचारिक बनती जा रही है। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षण की परिभाषाएं। आइए देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। शिक्षण को अनेक प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया यानी लर्निंग प्रोसेस की उद्देश्यपूर्ण दिशा है। दूसरा पॉइंट है शिक्षण शिक्षकों द्वारा छात्रों को प्रदान किए गए अनुभवों के आधार पर उनमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया है। नंबर 3 दोस्तों, शिक्षण ज्ञान, अनुभव और वैज्ञानिक सिद्धांतों का दक्षता से समाज के लिए उपयोग में लाया जाना है। इससे हम विद्यार्थियों को सिखाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं। 1 सेकंड दोस्तों, अजान हो रहा है तो 2 सेकंड का हम वेट करेंगे। चौथा पॉइंट है दोस्तों, शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि है। इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि शिक्षार्थी कितनी सुगमता, सरलता और शुद्धता से विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीके से संगठित करने की प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण छात्रों द्वारा वांछित ज्ञान और कौशल सीखने एवं अधिग्रहण करने की प्रक्रिया है, जिससे वे समाज में बेहतर जीवन यापन कर सकें। आगे है दोस्तों शिक्षण से संबंधित कुछ अवधारणाएं, सम कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टीचिंग। आगे हैं, इसमें पॉइंट है नंबर 1, शिक्षण के 3 आधार हैं। 3 पिलर ऑफ एजुकेशन है दोस्तों। शैक्षणिक प्रक्रिया को 3 प्रश्नों के आधार पर तय किया जा सकता है, क्यों, कैसे और क्या। क्यों का उत्तर सबसे महत्वपूर्ण है, यह दर्शन शास्त्र द्वारा दिया जाता है। कैसे का उत्तर जो है मनोविज्ञान और क्या का उत्तर दोस्तों समाज शास्त्र द्वारा है। इसलिए हम संक्षेप में यह कह सकते हैं कि शिक्षा का मूल
आधार दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 2 है दोस्तों आदर्शवाद यानी आइडलिज्म। आदर्शवाद एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक एवं बौद्धिक सद्गुणों का आधार बनाना है। व्यक्ति को ऐसे श्रेष्ठतम मूल्यों से अलंकृत करना है जो मानवता के लिए आवश्यक हैं। आदर्शवाद नैतिक मूल्यों यानी मॉरल वैल्यूज़, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी, आत्म अनुभूति यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म अनुशासन यानी सेल्फ डिसिप्लिन, व्यक्तित्व के उन्नयन यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर बल देता है। संक्षिप्त शब्दों में कहें तो सत्यम, आगे है दोस्तों, सत्यम यानी ट्रुथ, शिवम यानी गॉडनेस और सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम यानी क्रिएटिविटी की व्याख्या आदर्शवाद की आत्मा है। सत्यम शिवम सुंदरम जो है वो उसकी व्याख्या जो है वो आदर्शवाद की आत्मा है। ठीक है, आगे है अध्यापक से अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियां, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना आदि इसकी मुख्य कमियां रही हैं। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर 3 प्रकृतिवाद यानी नेचुरलिज्म। इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना गया है और पुस्तकीय ज्ञान पर कम बल दिया जाता है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें, गिरने से उसे अपनी भूल का एहसास होगा। यह एक प्रकार से शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण है। शिक्षक का कार्य छात्रों के विकास के लिए वातावरण तैयार करना है। आगे दोस्तों इसमें निषेधात्मक शिक्षा को भी सम्मिलित किया गया है जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना है। क्रिया द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग। आगे अनुभव इंद्रियों द्वारा शिक्षण, निरीक्षण यानी ऑब्जर्वेशन, क्रीड़ा यानी प्ले वे, ह्यूरिस्टिक डाल्टन द्वारा प्रस्तावित शिक्षण विधियां मुख्य रूप से प्रकृतिवाद के अंतर्गत आती हैं। नंबर 4 पॉइंट दोस्तों प्रयोजनवाद यानी प्रैग्मेटिज्म। जॉन डेवी को प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा किसको प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादक माना जाता है तो जॉन डेवी को। इसके अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यावहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसको प्रयोगवाद एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा गया है। प्रयोजनवाद को अमेरिका की देन माना गया है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या सत्य का कोई स्थान नहीं है। अनुभव ही सब मूल्यों की कसौटी है। लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, इसे ही ज्ञान का आधार माना जाता है। इसी प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली यानी एक्टिविटी स्कूल सिस्टम का आरंभ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नंबर 5 है दोस्तों अस्तित्ववाद एक्सिस्टेंशियलिज्म। इसके मुख्य प्रतिपादक किर्कगार्ड जो हैं जिनका यह कहना है मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा अस्तित्व है। इसमें व्यक्तिवाद पर अधिक बल दिया गया है। अस्तित्व को बनाए रखने या पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल मंत्र है अपने आप को जानो।
शिक्षकों का कर्तव्य बनता है कि वे छात्रों में मौलिकता, सृजन शक्ति, सक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने में सहायक बने। नंबर 6 है पॉइंट दोस्तों, योग। परंपरागत रूप से भारतीय दर्शन के 6 रूप माने जाते हैं, जिनमें से एक योग है। ऋषि पतंजलि को योग शास्त्र का रचयिता माना जाता है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करने की विद्या है। यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है, इसके 8 घटक हैं। यम या आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, नियम ऑब्जर्वेंस, आसन यानी पोस्च्योर्स, प्राणायाम ब्रीथ कंट्रोल, प्रत्याहार रेस्ट्रेंट, धारणा माइंड स्टडी, ध्यान कंसंट्रेशन और समाधि मेडिटेशन। योग के इन घटकों का अनुसरण करते हुए अज्ञान को दूर किया जा सकता है एवं ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। आगे दोस्तों हमारा टॉपिक है शिक्षण की प्रकृति और विशेषता। ठीक है, हम इसे देखेंगे। शिक्षण की प्रकृति एवं विशेषता, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। हम शिक्षण की कुछ परिभाषाओं और महत्वपूर्ण पहलुओं की चर्चा पहले भी कर चुके हैं। नेट परीक्षा में शिक्षण की विशेषताओं पर आधारित 1-2 प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो शिक्षण की प्रकृति और विशेषता को ध्यानपूर्वक आप लोग देखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट है दोस्तों इसमें, शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है। नंबर 2, शिक्षण के 2 मूलभूत प्रतिरूप हैं। पहला इसमें है क्या क्या है देखिए, प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है, नंबर 3 है दोस्तों, शिक्षण के विभिन्न स्तर हैं। नंबर 4 है, शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। नंबर 5, शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है। नंबर 6 दोस्तों, शिक्षण अधिगम, अनुदेश, प्रशिक्षण इत्यादि का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। नंबर 7 दोस्तों, शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय या वृत्ति प्रोफेशन है। स्वयं व्यवसाय या प्रोफेशन है, वृत्ति है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए एक लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है। नंबर 8वां पॉइंट, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है। ठीक है, उपरोक्त विशेषताओं का विस्तृत वर्णन जो है आगामी अनुच्छेदों में किया गया है। बौद्धिक गतिविधि, ठीक है, हमारा क्या है दोस्तों, बौद्धिक गतिविधि पढ़ते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ठीक है, इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि हिंदी के लिए मेन बनाया जा रहा है, तो इसलिए हिंदी का बुक खरीदना पड़ा। तो बौद्धिक गतिविधि हम लोग देखते हैं। शिक्षण अनिवार्य रूप से एक बौद्धिक गतिविधि है। शिक्षण बौद्धिक विकास की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। शिक्षक की सभी गतिविधियां शिक्षण उद्देश्यों की स्थापना, पाठ्यक्रम विकसित करना, शिक्षण प्राविधि, मूल्यांकन इत्यादि का उद्देश्य बौद्धिक विकास है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस को अपनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि वह कक्षा के पर्यावरण को यथासंभव प्रेरणात्मक बनाए। शिक्षण प्रविधियों जैसे कि मस्तिष्क झंझावाती प्रविधि यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, जिसका वर्णन बाद में किया गया है, इत्यादि का उपयोग भी बौद्धिक विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। आगे दोस्तों, शिक्षक शिक्षार्थियों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाने के लिए वांछित कार्यों की उपयुक्त योजना विकसित करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्र अनिर्मित उत्पादक सामग्री यानी रॉ मटेरियल की तरह होते हैं। वे कक्षा में
विभिन्न आकांक्षाएं लेकर आते हैं। शिक्षक उनको सभ्य नागरिक के रूप में ढालता है ताकि उसके सफल भविष्य का निर्माण हो सके। मानसिक विकास की कई विशेषताएं होती हैं। इसके अंतर्गत उत्तरोत्तर विकास यानी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, नए विचारों का विकास, विचारों की अभिव्यक्ति, संज्ञानात्मक योग्यताओं यानी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का विकास इत्यादि आते हैं। पाठ्यक्रम में विविधता यानी डाइवर्सिटी का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास करना होता है। आगे है दोस्तों, आगे हमारा विषय विशेष मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप। मूलभूत शिक्षण प्रतिरूप, बेसिक टीचिंग मॉडल्स। शिक्षण का व्यापक उद्देश्य है शिक्षा प्रदान करना, लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करने के मार्ग अलग अलग हैं जिनको हम शिक्षण प्रतिरूप कह सकते हैं। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप यानी टीचिंग मॉडल हैं, प्रशिक्षक केंद्रित एवं शिक्षार्थी केंद्रित। प्रशिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण आइए देखते हैं, पेडागोजिकल अप्रोच। यह शिक्षण का परंपरागत दृष्टिकोण है। इसमें शिक्षक का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, गति, सामग्री, प्रविधि पर पूर्ण नियंत्रण रहता है। शिक्षार्थी सीखने के लिए पूर्णतः शिक्षक पर आश्रित रहता है। यह तय करना पूर्ण रूप से शिक्षक का दायित्व होता है कि क्या सीखना है और कैसे सिखाना है। शिक्षक छात्रों के सीखने की प्रक्रिया का मूल्यांकन करते हैं। इस दृष्टिकोण को आंग्ल भाषा में पेडागोजी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिक्षण का विज्ञान। आगे है दोस्तों, शिष्य केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण, एंड्रागोजिकल अप्रोच। इस प्रतिरूप के अंतर्गत शिक्षार्थी अधिकतर आत्मनिर्देशित होता है और स्वयं उत्तरदायी माना जाता है। शिक्षार्थी का हित केवल ज्ञान प्राप्त करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी विवेचना में भी निहित है। शिक्षार्थी सीखने की गति भी स्वयं निर्धारित करता है। शिक्षक का कार्य सीखने के लिए मार्गदर्शन एवं सुगम वातावरण तैयार करना है। स्वमूल्यांकन भी इस दृष्टिकोण की एक विशेषता है। ये दोनों मूलभूत मॉडल चरम स्थितियों को वर्णित करते हैं। व्यावहारिक रूप में शिक्षण समाज और काल के अनुरूप इन दोनों के बीच में कहीं होता है। आगे दोस्तों, शिक्षण के विभिन्न स्तर, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। आइए देख लेते हैं। शिक्षाविदों, एकेडमिशियन ने शिक्षण को विभिन्न स्तरों पर परिभाषित करने का प्रयास किया है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य अधिगम होता है, यानी सीखना होता है। एक शिक्षक विषय वस्तु को निम्न 3 स्तरों के माध्यम से छात्रों तक पहुंचाता है। शिक्षण के विभिन्न स्तर देख लेते हैं। पहला है दोस्तों स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल। एक सेकेंड, शिक्षण के 3 स्तर कौन कौन से थे? स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, चिंतन स्तर, यानी मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा अब इसकी लेवल को थोड़ा डिटेल्स पढ़ते हैं। पहला है दोस्तों हमारा स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। आइए देख लेते हैं। मेमोरी लेवल है पहला पॉइंट। शिक्षण के स्मृति स्तर के मुख्य प्रस्तावक हर्बर्ट हैं। ठीक है, हर्बर्ट हैं, याद रखिएगा। स्मृति स्तर के जो प्रस्तावक जो थे वो हर्बर्ट थे। नंबर 2, यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है। नंबर 3 पॉइंट है, यह तथ्यों को कंठस्थ यानी रोट और अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है। कौन? स्मृति स्तर। नंबर 4, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया मूलतः उद्दीपन प्रक्रिया मानी जाती है। नंबर 5 है दोस्तों, सीखने की तीव्रता, रैपिडिटी इन लर्निंग
प्रतिधारण की स्थिरता, स्टेबिलिटी ऑफ रिटेंशन, वांछनीय तथ्यों को फिर से अभिज्ञ कॉन्शियस स्तर पर लेकर आना उच्च स्मृति के मुख्य लक्षण है। नंबर 6, इस स्तर पर मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से मौखिक, लिखित और निबंध प्रश्नों की परीक्षा यानी ऐसे टाइप क्वेश्चंस को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे है अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर, अंडरस्टैंडिंग लेवल। नंबर 1, मॉरिसन जो है ना दोस्तों, मॉरिसन ग्रहण स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। ठीक है, हर्बर्ट थे स्मृति स्तर के और मॉरिसन जो है दोस्तों वह आपके अवबोध या ग्रहण शक्ति स्तर के जो हैं प्रस्तावक हैं। नंबर 2, तथ्यों को ना केवल याद रखना बल्कि उन्हें समझना भी है। नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों इनमें, इस स्तर का उद्देश्य विषयों में दक्षता प्राप्त करने एवं सामान्यीकरण की क्षमता को विकसित करना है। आगे, सामान्यीकरण का अर्थ है अवधारणाओं, सिद्धांत, संकल्पना, परिभाषाएं आदि को समझने की क्षमता का विकास। उदाहरण के लिए न्यूटन के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांत, संविधान क्या होता है इत्यादि। यह छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करता है। ठीक है, आगे है दोस्तों नंबर 4 पॉइंट, यह शिक्षक और शिष्य दोनों के लिए तथ्यों को आत्मसात करने हेतु सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। नंबर 5वां पॉइंट है दोस्तों, मूल्यांकन प्रणाली में मुख्य रूप से निबंध प्रकार के प्रश्न, लघु उत्तरीय या वस्तुनिष्ठ प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। आगे हमारा तीसरा है दोस्तों, चिंतन या विमर्शी स्तर, रिफ्लेक्टिव लेवल। इसके जो प्रस्तावक हैं दोस्तों इस हंट हैं। ठीक है, हंट जो है मॉरिसन थे आपके सेकंड वाले का, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल का, और रिफ्लेक्टिव लेवल का हंट है। ठीक है, हर्बर्ट जो थे वो फर्स्ट हमारे स्मृति स्तर के थे, मेमोरी लेवल का। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हंट जो है इस स्तर के मुख्य प्रस्तावक हैं। दूसरा पॉइंट, यह शिक्षण का उच्चतम स्तर है। स्मृति स्तर एवं ग्रहण शक्ति स्तर दोनों इसका आधार है। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, यह शिक्षण का समस्या केंद्रित दृष्टिकोण है। नंबर 4 पॉइंट, कक्षा का वातावरण मुक्त और स्वतंत्र होता है। नंबर 5 है दोस्तों, यह स्तर विचारशील स्तर की शक्ति को विकसित करता है ताकि शिक्षार्थी तर्क और कल्पना के द्वारा सफल एवं सुखी जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। इस स्तर पर छात्र समस्याओं के निवारण हेतु अनुसंधान भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। परीक्षा के लिए मुख्यतः निबंध प्रकार के प्रश्नों उत्तरों का उपयोग किया जाता है। नंबर 7 पॉइंट दोस्तों, निबंध परीक्षा के साथ मनोवृत्ति, विचार एवं भागीदारी को भी मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है। नंबर 8 पॉइंट, शिक्षण पाठ्यचर्या एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है। पाठ्यचर्या को व्यापक तौर पर शैक्षिक प्रक्रिया के दौरान वांछित छात्र अनुभव प्रदान करवाने के रूप में परिभाषित किया जाता है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्यचर्या बहुत महत्वपूर्ण है, यह शिक्षण व्यवस्था का आधार होता है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखते हैं। पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या, सिलेबस एंड क्यूरिकुलम। पाठ्यचर्या के अंतर्गत शिक्षार्थी एवं शिक्षण सामग्री के मध्य नियोजित परस्पर क्रिया संसाधन जैसे कि पुस्तकें, मल्टीमीडिया और मूल्यांकन प्रक्रिया आते हैं। इसको अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा मान सकते हैं। एक सेकंड दोस्तों।
ताकि शिक्षा के बृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इससे एक अध्येता में यह स्पष्टता उत्पन्न होती है कि उसको अपने शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना है। इससे शिक्षण के मानक स्थापित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों, शिक्षक ने क्या पढ़ाना है, यह पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्धारित करता है, लेकिन कैसे पढ़ाना है उसके लिए अनुदेश होते हैं। शिक्षक के मन में योजना होनी चाहिए कि शिक्षार्थी का शिक्षण या कक्षा अनुदेशन के साथ कैसा अनुभव रहता है। समाज में होने वाले परिवर्तनों के कारण पाठ्यक्रम का विकास भी एक गतिशील प्रक्रिया बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा थोड़ा छोटा करते हैं इसको। आगे है पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण। आइए देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा और छोटा करते हैं या कि एक ही पेज पे आ जाए। हाँ चलिए, यही है पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क का रेखीय चित्रण में है दोस्तों। पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क, इसमें आता है हमारा पाठ्यक्रम का आधार मूल्य पाठ्यचर्या। पाठ्यक्रम के आधार में मनुष्य एवं समाज के बारे में परिकल्पना, ज्ञान मीमांसा यानी ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए की परिकल्पना, अधिगम संबंधित परिकल्पनाएं और बालक और उसके संदर्भ के बारे में परिकल्पनाएं। और दोस्तों, मूल पाठ्यचर्या में शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के सोपान संबंधित उद्देश्य, शिक्षण सामग्री के चयन एवं आयोजन के सिद्धांत, उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड, उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड, मूल्यांकन के सिद्धांत आते हैं। ठीक है, और यही दोस्तों जब इसमें पाठ्यचर्या का विवरण में आता है तो ये पाठ्यक्रम का विवरण हो जाता है। अनुशंसित कक्षा गृह अनुशीलन क्रियाएं हैं जो कि उपयुक्त शिक्षण विधि के मापदंड में मिलते हैं, और आपके उपयुक्त शिक्षण सामग्री के मापदंड में पाठ्य पुस्तकें एवं शिक्षण अधिगम सामग्री मिलते हैं, और आपके मूल्यांकन के सिद्धांत में मूल्यांकन योजना प्रणाली आ जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या की तुलना। ठीक है, एक तरफ है दोस्तों पाठ्यक्रम, दूसरी तरफ है पाठ्यचर्या। प्रवृत्ति नेचर कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वर्णनात्मक होता है पाठ्यक्रम में, और पाठ्यचर्या में दोस्तों निर्देशात्मक होता है। ठीक है, किसके लिए, विषय के लिए। पाठ्यक्रम में विषय के लिए, पाठ्यचर्या में कोर्स के लिए। ठीक है, और विषय क्षेत्र दोस्तों संकुचित होता है। पाठ्यक्रम का विषय क्षेत्र क्या होता है, नैरो होता है, लेकिन पाठ्यचर्या का जो विषय क्षेत्र होता है दोस्तों वो विस्तृत होता है। ठीक है, कौन सेट करता है दोस्तों, तो पाठ्यक्रम का जो हमारा है वो परीक्षा बोर्ड सेट करता है, और पाठ्यचर्या का दोस्तों सरकार या उच्च संस्थाएं जो है वो सेट करती हैं। ठीक है, और अवधि क्या होता है, तो निश्चित मान्यता 1 वर्ष का होता है पाठ्यक्रम में, लेकिन पाठ्यचर्या में दोस्तों कोर्स समाप्ति तक, जब तक कोर्स समाप्त ना हो जाए तब तक रहता है। ठीक है, उसकी अवधि। चलिए आगे देखते हैं। समरूपता दोस्तों, समरूपता क्या होता है, पाठ्यक्रम में दोस्तों विभिन्न अध्यापकों के लिए विभिन्न होता है। ठीक है, और पाठ्यचर्या में दोस्तों, पाठ्यचर्या में सभी अध्यापकों के लिए एक समान का होता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। क्रियात्मक पाठ्यचर्या के अंतर्गत विद्यार्थी जीवन कौशल सीखता है जो उसको स्वतंत्र रहना सिखाता है, जैसा कि संवाद या संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, रोजगार कौशल, वोकेशनल स्किल्स, या विशेष परिस्थिति, कोई रोग या दिव्यांगता के लिए कुछ विशिष्ट कौशल सीखना। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, अब हम यह जान ले कि पाठ्यक्रम क्या है।
पाठ्यक्रम एक दस्तावेज है जिसको अध्ययन या कक्षा अध्ययन की परिभाषित और निर्धारित रूपरेखा माना जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गतिशील वातावरण, डायनेमिक इन्वायरमेंट। शिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है जिसका मूल तत्व संचार है, जो कि स्वयं भी गतिशील है। शिक्षण समय और स्थान के अनुसार बदलता रहता है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं तकनीकी कारक हो सकते हैं। शिक्षण वातावरण में मुख्य 3 प्रकार के चर माने जाते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। स्वतंत्र चर, आइए देखते हैं। इंडिपेंडेंस वेरिएबल, स्वतंत्र चर क्या है देखते हैं इसके बारे में। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को यथासंभव पूर्ण अधिगम अनुभव यानी लर्निंग एक्सपीरियंस प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों और गतिविधियों में व्यस्त रहता है। आश्रित चर क्या है? इसमें छात्र आश्रित चर माना जाता है। वह अपने शिक्षक पर निर्भर रहता है। उसको शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा निर्धारित सभी क्रियाएं, नियोजन, व्यवस्था और प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्य करना पड़ता है। तो स्वतंत्र चर मान लीजिए दोस्तों हम लोगों के टीचर हो गए, और आश्रित चर जो होते हैं वो स्टूडेंट हम लोग होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मान लीजिएगा। ठीक है, अब हस्तक्षेप चर क्या है आइए देखते हैं। हस्तक्षेप चर शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यूह रचनाएँ आदि हस्तक्षेप चर के वर्ग में आती हैं। सामाजिक परिवेश में कई और चर भी हस्तक्षेप चर का कार्य करते हैं। यह सभी चर एक दूसरे के पूरक है और सम्मिलित होकर शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण बनाते हैं। जैसे एक चिकित्सक सबसे पहले रोगी व्यक्ति का निदान या पहचान करके ही उसका उपचार आरंभ करता है और बाद में समय समय पर उसका अवलोकन करता है, वैसा ही कार्य एक शिक्षक द्वारा किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे है दोस्तों, शिक्षण का राजनीतिक वातावरण देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया का वातावरण राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में इस बात का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। पहला, एक तंत्र शासन। इस व्यवस्था में शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक प्रधान मानी जाती है। शिक्षक की बात को शिक्षार्थी बिना तर्क के स्वीकार करते हैं। नंबर 2, लोकतंत्र। इस व्यवस्था में शिक्षक और शिक्षार्थी के संबंध मानवीय आधार पर होते हैं। दोनों एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं और बिना किसी भय के अपने अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। लोकतंत्र में स्वानुशासन पर बल दिया जाता है। ठीक है, आगे नंबर 3 पॉइंट है दोस्तों, हस्तक्षेप रहित शासन। हस्तक्षेप रहित शासन, यह व्यवस्था सबसे लचीली है। इसमें शिक्षक एक मित्र के रूप में कार्य करता है और छात्रों के अधिकतम सक्रिय होने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा शिक्षण के चरों के विभिन्न कार्य क्या क्या हैं देखते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों में नेट की परीक्षा के अनुसार शिक्षण चरों के कार्यों का वर्णन किया गया है। शिक्षण में चरों के विभिन्न कार्य हैं। ठीक है, विभिन्न कार्य कौन कौन से हैं? तो आता है हमारा इसमें निदानात्मक क्रिया होता है और मूल्यांकन क्रिया। इसमें उपचारात्मक क्रिया भी है। ठीक है, उपचारात्मक क्रिया, निदानात्मक क्रिया, मूल्यांकन क्रिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए निदानात्मक या नैदानिक क्रिया देखते हैं। इसको थोड़ा डिटेल से देखते हैं। निदानात्मक क्रिया, यह कार्य इस मान्यता पर आधारित है कि हर छात्र अद्वितीय है
इसमें शिक्षक की भूमिका ज़्यादा सक्रिय है। वह पाठ्य वस्तु और छात्र दोनों पर ही ध्यान देता है तथा इस बात का ध्यान रखता है कि छात्र को क्या आता है और क्या नहीं। नंबर 2 दोस्तों, उपचारात्मक क्रिया। निदानात्मक दृष्टिकोण से छात्रों की कई कमियां शिक्षक के सामने आती है। उपचारात्मक क्रियाओं में यह देखा जाता है कि उन कमियों को कैसे दूर किया जाए तथा छात्रों में वांछित परिवर्तन लाने के शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे पूरा किया जाए। इसमें शिक्षक का अनुभव, पूर्व ज्ञान, छात्रों की प्रकृति और उपलब्ध शिक्षण सहायता सामग्री इत्यादि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, मूल्यांकन क्रिया देख लेते हैं। इन क्रियाओं से यह जाना जाता है कि छात्रों के आचार व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया है या नहीं। इसको इस अध्याय के बाद में मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, शिक्षण अनुदेश और अधिगम। इन तीनों का परस्पर निकटतम संबंध है। शिक्षण मूल रूप से एक ऐसा कार्य है जो कि अधिगम को संभव बनाता है। इसलिए जब तक छात्र शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप कुछ सीखते नहीं हैं, इसको निरर्थक ही माना जाएगा। इसलिए शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलते हैं। शिक्षण किसी व्यक्ति को शिक्षित करने का मुख्य साधन होता है। ठीक है, इन तीनों के बीच तुलनात्मक संबंध को दर्शाती है। ठीक है, देखिए पाठ्यक्रम है। ठीक है, पाठ्यक्रम, अनुदेश, शिक्षण, अधिगम। ठीक है, पाठ्यक्रम, अनुदेश, शिक्षण, अधिगम। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है, इसको एक ही पेज पे करते हैं ताकि आराम से हट जाए हमारा। आगे है दोस्तों हमारा शिक्षण, अनुदेश और अधिगम की तुलना। शिक्षण एक तरफ है दोस्तों हमारा अनुदेश और एक तरफ है अधिगम। ध्यान से देखिएगा, शिक्षण में क्या है। पहला पॉइंट, शिक्षण का मूल विचार ज्ञान के एक से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण हेतु परस्पर संवादात्मक संबंध स्थापित करना है। अनुदेश में क्या है, अनुदेश में छात्र एवं शिक्षक के बीच पारस्परिक अंतः प्रक्रिया की संभावना नहीं होती है। और अधिगम में क्या है दोस्तों, शिक्षण और अनुदेश के माध्यम से अधिगम के अनुभव प्रदान होते हैं और उनके व्यवहारों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। ठीक है, नंबर 2 पॉइंट, शिक्षण में अनुदेश निहित होता है। अनुदेश देखते हैं दोस्तों, अनुदेश शिक्षण का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, लेकिन इसमें अधिगम निहित नहीं होता। और अधिगम में क्या है, अधिगम के लिए शिक्षण एक अनुदेश सहायक होते हैं परंतु आवश्यक नहीं होते। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, शिक्षण से ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक पहलुओं का विकास किया जाता है। अनुदेश से केवल ज्ञानात्मक पहलू का विकास किया जाता है। और अधिगम में दोस्तों, अधिगम शिक्षण और अनुदेश के प्रभाव का परिणाम है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि स्पष्ट दिखे। शिक्षण एक स्वयं व्यवसाय है। टीचिंग इज़ अ प्रोफेशन। प्रायः यह कहा जाता है कि शिक्षण एक ऐसी स्वव्यवसाय है जो दूसरे स्वव्यवसायों को संभव बनाती है। चिकित्सक, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटर, सीए, अधिवक्ता, कोई भी स्वयं व्यवसाय शिक्षण के बिना संभव नहीं है। यह स्वयं व्यवसाय मूलतः स्व आयोजित सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड
होता है। शिक्षक अपनी स्वयं व्यवसाय के स्तर को बढ़ावा देने के लिए निश्चित क्रियाविधि को भी विकसित करते हैं। यह भी माना जा सकता है कि अध्यापन जैविक प्रकृति का होता है, अर्थात इसका विकास सहज ढंग से होता है। ठीक है, आगे है, यदि हम आधुनिक दृष्टि से आजीविका के साधन को स्वयं व्यवसाय कहना चाहे तो उसमें निम्न विशिष्ट लक्षण होने चाहिए। पहला, विशेष बौद्धिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण। दूसरा, समाज। तीसरा, उच्च स्वायत्तता। चौथा, विशेष कानूनी अधिकार। पांचवा, व्यवहार का किसी संस्था द्वारा नियमित किया जाना। ठीक है, आगे है दोस्तों, शिक्षण के संबंध में यह सुनिश्चित करना थोड़ा कठिन है कि इसमें उपरोक्त सभी लक्षण समान रूप से समावेशित है। फिर भी शिक्षण या अध्यापन को समाज में योगदान को देखते हुए स्वयं व्यवसाय या वृत्ति कहा जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि शिक्षक पैदा होता है, बनाया नहीं जाता। अ टीचर इज़ बॉर्न नॉट मेड। शिक्षण के व्यवसाय में प्रवेश पाने के लिए कई पाठ्यक्रम होते हैं, जैसे बीएड, एमएड इत्यादि, जो शिक्षण व्यवसाय में एक सफल नींव की स्थापना के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करते हैं। नेट की परीक्षा भी इसी श्रेणी में आती है। शिक्षण के क्षेत्र में प्रगति के लिए शिक्षक को अपनी योग्यता में सुधार करते रहना चाहिए। आगे है दोस्तों, अध्यापन समाज को विकसित करने के लिए उपयोगी है। यह माना गया है कि शिक्षा किसी राष्ट्र में परिवर्तन के लाने के लिए शक्तिशाली उपकरण है। अध्यापन वृत्ति में उच्च स्तर की स्वायत्तता होती है। विभिन्न क्रियाओं जैसे कि पाठ्यक्रम परिवर्धन समय आगे देखते हैं। समय, ठीक है, समय सारणी बनाना, अनुदेशात्मक उद्देश्यों की पहचान, शिक्षण विधि तय करना, मीडिया मूल्यांकन, मापदंड, सह पाठ्यक्रम, सभी में शिक्षण स्वायत्तता वांछित है। आगे, शिक्षण विज्ञान भी है और कला भी है। टीचिंग इज साइंस एज वेल एज एन आर्ट। विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, क्या क्या हैं देखते हैं। पहला, व्यवस्थित ज्ञान का समूह। दूसरा, निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। तीसरा, कारण और परिणाम संबंध। चौथा, सार्वभौमिक सिद्धांत। पांचवा, भविष्य में होने वाली घटनाओं के परिणामों के पूर्व अनुमान की संभावना। आगे है, ज्ञान के प्रयोग से सार्थक परिणाम प्राप्त करना ही कला है। कला कार्य करने की विधि है, जबकि विज्ञान यह बताता है कि कैसे किया जाए। कला कार्य को व्यवहार में लाना है। उदाहरण के लिए भारतनाट्यम नृत्य, एक सेकंड दोस्त, भारतनाट्यम नृत्य के सिद्धांत सुनिश्चित हैं, परंतु इसका व्यवहारिक रूप सब कलाकारों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। यह विज्ञान भी हुआ और कला भी। शिक्षण व्यवसाय व्यवस्थित ज्ञान पर आधारित है, जो जीवन के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों से प्राप्त किया गया है। शिक्षण समाज के धार्मिक, आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों से भी प्रभावित होता है। शिक्षण तकनीकों में संचार को सरल बनाने के लिए निश्चित अनुदेशों एवं क्रम का पालन किया जाता है। विज्ञान की मान्यताओं के आधार पर एक शिक्षक को प्रशिक्षित किया जा सकता है। शिक्षक के प्रशिक्षण के लिए निश्चित विधियों का
अनुसरण किया जाता है। आगे है दोस्तों, शिक्षण को अधिकतर कला के रूप में ही जाना जाता है, जो कि कला के गतिशील वातावरण में व्यवहारिक रूप लेती है। अर्थात शिक्षण का व्यवहारिक पक्ष कलात्मक है। हम यह जानते हैं कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों को समझना आवश्यक है, ताकि अनुदेशन को इसी के अनुसार व्यवस्थित किया जा सके। शिक्षक को यह कार्य विनम्र ढंग से करना होता है, जिसमें उसका व्यक्तिगत दृष्टिकोण और विवेक सहायक होता है। इस स्थिति में हम शिक्षण को कला भी कहते हैं। संक्षेप में कहें तो शिक्षण सिद्धांत सभी के लिए समान है, परंतु उसको किस प्रकार से व्यवहार में लेकर आना है यह शिक्षक पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे है दोस्तों, शिक्षण के उद्देश्य, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। एक सूचना आधारित आधुनिक समाज में जिसमें ज्ञान का तेजी से प्रसार हो रहा हो, शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने छात्रों को प्रेरित और सज्जित करें। छात्र भी अपने स्तर पर अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए अनवरत प्रयत्न करें। नेट परीक्षा के परिवर्तित होते हुए पैटर्न के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य और उसके वर्गीकरण के सभी स्तरों को ध्यान में रखना आवश्यक है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें आ जा रहा है। आगे है दोस्तों, शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। निर्देशात्मक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के दो मुख्य तरीके हैं। पहला ब्लूम द्वारा किया गया वर्गीकरण, दूसरा गैंगने और ब्रिग्स द्वारा किया गया वर्गीकरण। ठीक है, चलिए ब्लूम तो पढ़ ही लेते हैं एक बार। ब्लूम के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ब्लूम 1556 ईस्वी के अनुसार शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनको आंग्ल भाषा के 3H भी कहा जाता है। हेड यानी ज्ञानात्मक, हार्ट यानी भावात्मक और हैंड यानी मनोसंचालित। ठीक है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोसंचालित। यानी हेड से ज्ञान मिलता है, भाव हमारा हृदय से आता है और हैंड से मनोसंचालित होता है। ठीक है, इनका विस्तृत वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है। ठीक है, आइए देखते हैं। शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र और मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों। ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र मतलब कॉग्निटिव डोमेन, यह बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित होता है। इस ज्ञान क्षेत्र को 6 स्तरों पर विभाजित किया गया है। पहला ज्ञान, यह मूल रूप से जानकारी या सामग्री को याद रखने से संबंधित है। आगे दोस्तों, याद रखने से संबंधित। आगे है बोध, यह स्तर सामग्री का अर्थ समझने की क्षमता से संबंधित है। तीसरा उपयोग, यह अमूर्त या भावात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यवहारिक रूप में लाए जाने से संबंधित है। चौथा है विश्लेषण, प्राप्त सूचना को घटकों में इस प्रकार से विभाजित करना ताकि उसके अर्थ को उचित ढंग से समझा जा सके। पांचवा संश्लेषण, यह मूलतः घटकों को समावेशित करने के बारे में है ताकि एक समग्र सोच विकसित हो। इस स्तर को विश्लेषण स्तर या विलोम भी माना जाता है। नंबर 6 है दोस्तों मूल्यांकन, यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त
तरीके और सामग्री के मूल्यांकन के बारे में किया गया निर्णय है। आगे है दोस्तों हमारा भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। इस ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से मनोदृष्टि या मनोभाव प्रेरणा शिक्षण प्रक्रिया में छात्रों की सहभागिता, जो हम सीखते हैं उसका महत्व जानना और जीवन में अनुशासन जैसे मूल्यों को समावेशित कैसे किया जाए इत्यादि आते हैं। इसमें निम्न स्तर सम्मिलित है। पहला दोस्तों आग्रहण, सुनने की इच्छा। दूसरा प्रतिक्रिया, सहभागिता की इच्छा। तीसरा आंकलन, जो हम सीख रहे हैं उसका क्या महत्व है। चौथा संयोजित करना। पांचवा निरूपण। ठीक है, आइए देखते हैं मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। इसको हम मनोज्ञात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कह सकते हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी कौशल के अधिग्रहण से संबंधित है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के अंतर्गत अनुदेशात्मक उद्देश्यों के अनुदेशात्मक उद्देश्यों के निम्न 5 स्तर वर्णित हैं। पहला प्रतिरूपता। इसमें किसी कुशल व्यक्ति या शिक्षार्थी के कौशल को यथारूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है। दूसरा कार्य साधन या हस्त कौशल। एक शिक्षार्थी मशीनरी उपकरण आदि के साथ प्रयोग करने का प्रयत्न करता है ताकि आत्मविश्वास बढ़े। तीसरा परिशुद्धता। अक्सर यह कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत होए सुजान। एक ही कार्य को बार बार करने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है। ठीक है। नंबर 4 स्पष्ट अभिव्यक्ति। यह भी सतत अभ्यास पर निर्भर करता है। नंबर 5 दोस्तों प्रकृतिकरण। इसमें कौशल को आत्मसात किया जाता है और शिक्षार्थी अनुरूप बनना, संशोधन करना, नई तकनीकों को नियत करना आदि गुणों को सीखता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वर्ष 2001 में एंडरसन और करतवुल ने ब्लूम वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना गया। उन्होंने समझ के स्थान पर बोध शब्द और संश्लेषण के स्थान पर सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और करतवुल के अनुसार ज्ञान के 4 आयाम हैं। पहला तथ्यात्मक ज्ञान, दूसरा वैचारिक ज्ञान, तीसरा प्रक्रियात्मक ज्ञान और चौथा मेटाकॉग्निटिव ज्ञान। इसको हम ज्ञान का ज्ञान भी कहते हैं। किसको? मेटाकॉग्निटिव को, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति कैसे की जाए का ज्ञान। ठीक है, आगे दोस्तों गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो उद्देश्यों का वर्गीकरण, गैगने और ब्रिग्स के द्वारा शिक्षण एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। इस वर्गीकरण के अनुसार शिक्षण उद्देश्यों को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला बौद्धिक कौशल। यह कौशल किसी समस्या को सुलझाने, सीखने की अवधारणा और नियम सीखने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। दूसरा ज्ञानात्मक रणनीतियाँ। इसमें किसी व्यक्ति के स्वयं के शिक्षण, स्मरण शक्ति और विचार कौशल को विकसित करने हेतु विधियों और तकनीकों को समावेशित किया जाता है। नंबर 3 है दोस्तों मौखिक सूचना। यह किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का आयोजन करने के संदर्भ में होता है। नंबर 4 संचालन तंत्र और शारीरिक क्षमता। इसके अंतर्गत जब मस्तिष्क, तंत्रिका प्रणाली और स्नायु तंत्र एक साथ कार्य करते हैं तो उनमें सामंजस्य
कैसे स्थापित करना है आता है। पांचवा दोस्तों, मनोदृष्टि यानी एटीट्यूड, यह किसी व्यक्ति की आंतरिक या मानसिक स्थिति को व्यक्त करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिक्षण के महत्वपूर्ण कारक शिक्षण सूत्र पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।